अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किस तरह काम करता है, इसमें एक्सक्रीशन किस तरह होती है, इसमें यूरिन कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप याद रखें कि ब्लड कैपिलरीज जो यहाँ पर आता है, इसको मैंने क्या कहा था, इसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। तो कप नुमा शेप का नाम है बुमांस कैप्सूल। तो सबसे पहले क्या होता है कि पीछे जो ब्लड को पंप करता है, वो कौन सा ऑर्गन ब्लड को पंप करता है, हार्ट। तो हार्ट की पंपिंग की वजह से प्रेशर जो पड़ता है इस कैपिलरीज पर, उसकी वजह से क्या होता है कि कैपिलरीज से वेस्ट प्रोडक्ट्स या बास ऐसे मटेरियल्स बाहर निकलते हैं ब्लड कैपिलरीज में से। किस ब्लड कैपिलरीज में से जो मुख्तलिफ मिनरल्स या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स या मुख्तलिफ कंपाउंड जो बाहर निकलते हैं, वो किस वजह से निकलते हैं, क्योंकि पीछे से हार्ट जो है वो इस ब्लड को पंप करता है। तो पंपिंग की वजह से कैपिलरीज पर प्रेशर पड़ता है, फिर प्रेशर की वजह से इसमें से बास मिनरल्स बाहर निकलते हैं। तो जब इसमें से मिनरल्स बाहर निकलेंगे तो जाकर इस बुमान कैप्सूल से इस ट्यूब के अंदर जाएंगे। क्या होगा कि बुमांस कैप्सूल के थ्रू इस ट्यूब के अंदर जाएंगे। किस प्रेशर की वजह से, हार्ट प्रेशर की वजह से, क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप करता है, फिर पंपिंग की वजह से कैपिलरीज पर प्रेशर पड़ती है, फिर प्रेशर पड़ने की वजह से इसमें से मिनरल्स या मटेरियल्स जो है वो बाहर निकल कर इस बुमान कैप्सूल के थ्रू इस ट्यूब में शामिल होता है। तो जब इस ट्यूब में शामिल होगा, अब फिर आगे क्या क्या इसमें फंक्शन होगा अभी मैं बता दूंगा आपको। ब्लड कैपिलरीज में से आप सब याद रखें कि ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स, या हम लोग कहेंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स, वो इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। आप याद रखें कि ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड सेल्स बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज के दरमियान जो गैप होती है, मिसाल ये ब्लड कैपिलरी है, इनके सेलों के दरमियान जो गैप्स होते हैं, वो गैप्स इतने कम है कि उसमें से ब्लड सेल्स बाहर नहीं निकल पाते। इसी के साथ साथ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, वो भी इन गैप्स में से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि ये गैप्स काफ़ी छोटे होते हैं। तो यहाँ से जो मुख्तलिफ मटेरियल्स बाहर निकलते हैं, वो अमूमन क्या होती है, वो अमूमन होती है यूरिया, वो होती है वाटर, वो होती है साल्ट्स जैसे कि सोडियम पोटेशियम साल्ट्स या क्लोरीन साल्ट्स, मैग्नीशियम साल्ट्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि छोटे होते हैं और ये इस ब्लड कैपिलरीज में से बाहर निकल पाते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन है, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन है, लेकिन ये काफ़ी छोटे हैं, ये भी इन गैप्स में से बाहर निकल पाते, तो ये भी बाहर निकलेंगे। ग्लूकोज, ग्लूकोज भी इसमें से बाहर निकल पाते, यानी ये से बहुत सारे मिनरल्स जो कि इसमें से निकल पाते हैं वो फिर बाहर निकलेंगे, इस ट्यूबल्स में शामिल होंगे। फिर इस ट्यूबल्स में जैसे ही शामिल होंगे ये फिर आगे फ्लो करेंगे, इस तरह आगे हरकत करेंगे। फिर जैसे ही ये इस वाले हिस्से पर पहुंचेंगे जिसका नाम था प्रॉक्सिमल ट्यूबल, फिर प्रॉक्सिमल ट्यूबल में जैसे ही पहुंचेंगे फिर यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, रीएब्सॉर्ब होगा, क्योंकि हो सकता है जिस्म को बाज़ ऐसे मटेरियल्स चाहिए जो कि यहाँ से हो सकता है खारिज हो जाए, लेकिन जिस्म क्या करता है कि इस वाले हिस्से पर उन चीज़ों को रीएब्सॉर्ब करता है। इसका एग्जांपल है, अगर जिस्म में पानी की कमी है तो फिर क्या एब्सॉर्ब होगा यहाँ पर, वाटर। अगर जिस्म में साल्ट की कमी है फिर साल्ट जो है यहाँ पर एब्सॉर्ब होगा। आप देखिए, तो इस वाले हिस्से में पानी उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगी वो अमूमन नमकियात का होगा, साल्ट जिसमें पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, बाइकार्बोनेट आयंस है। ये सारे ऐसे आयंस हैं जो कि इस वाले हिस्से पर रीएब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ
इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स या ग्लूकोज भी यहाँ से रीअब्सॉर्ब होते हैं। अगर जिस्म में ग्लूकोज की कमी है तो फिर यहाँ से ग्लूकोज भी रीअब्सॉर्ब होगा। फिर यहाँ से जैसे ही नीचे आएगा लूप ऑफ हैनले वाले हिस्से पर, यहाँ पर फिर पानी का एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर बाकी चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पानी का रीअब्जॉर्प्शन होगा इस वाले हिस्से पर। तो आप याद रखिए कि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन तो होगा, लेकिन ये मुख्तलिफ आयंस कहाँ जाएंगे। आप याद रखिए मैंने बताया था ना कि इस प्रॉक्सिमल ट्यूबल के गिर्द और डिस्टल ट्यूबल लूप ऑफ हैनले के गिर्द ये ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करता है कि जैसे ही यहाँ इसमें से मुख्तलिफ आयंस जो बाहर निकलते हैं या मुख्तलिफ मटेरियल्स, फिर वो कहाँ पर शामिल होते हैं, वो इस ब्लड कैपिलरी में जाकर शामिल होते हैं। फिर इस ब्लड कैपिलरी के थ्रू वो फिर पूरे जिस्म में फैलते हैं। इसी तरह यहाँ से फिर पानी निकलता है, ब्लड कैपिलरीज में शामिल होता है, जिसका नाम था पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। फिर इस वाले हिस्से को, ये दोनों तो लूप ऑफ हैनले था, इस वाले लूप ऑफ हैनले को कहेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले या डिसेंडिंग लूप, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसको इस वजह से डिसेंडिंग लूप कहते हैं। ये इस वाले हिस्से को जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसको कहेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। ठीक है, डिसेंडिंग लूप में क्या होगा कि H2O अमूमन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। असेंडिंग वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसमें आयंस रीअब्जॉर्प्शन होगा, बाइकार्बोनेट्स। इसी तरह सोडियम या मैग्नीशियम का आप ले, इसी तरह कैल्शियम का आप ले, ये मुख्तलिफ आयंस है जो कि इस वाले हिस्से में रीअब्सॉर्ब होंगे। फिर इसी तरह ये मज़ीद आगे जाता जाएगा। इस वाले हिस्से को क्या नाम दिया गया था, डिस्टल ट्यूबल। डिस्टल ट्यूबल में भी इसी तरह मुख्तलिफ आयंस, साथ में पानी भी रीअब्सॉर्ब होगा, वाटर आयंस, जिस तरह यहाँ पर मैंने बताया, इसी तरह यहाँ पर भी रीअब्सॉर्प्शन होगी, यही सेम चीज़ तकरीबन। लेकिन एक और काम भी यहाँ पर होगा कि अगर जिस्म में किडनी का एक और काम क्या है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। जब फिल्ट्रेशन होती है तो या बास ऐसे आयंस जो कि जिस्म में काफ़ी ज़्यादा है, उसको फिर से उसको क्या करना है, आपने जिस्म से बाहर निकलवाना है। तो क्या होगा कि वो इस प्रॉक्सिमल ट्यूब में से अंदर जाएगा। यहाँ पर हो सकता है हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो आपके जिस्म में, फिर वही आयन यहाँ से अंदर जाएगा इस प्रॉक्सिमल ट्यूब में, फिर यही आयन डिस्टल ट्यूबल में से भी अंदर जाएगा इसी डिस्टल ट्यूबल के अंदर। क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन आपके जिस्म में काफ़ी ज़्यादा है ना, आपके जिस्म में अगर हाइड्रोजन आयन की तादाद ज़्यादा होगी तो आपका ब्लड का पीएच वो नीचे चला जाएगा। हाइड्रोजन आयन क्या है, ये एसिडिक नेचर को शो करता है, याद रखें। तो फिर जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा आपके जिस्म में तो फिर पीएच या लो होगा या फिर हाई हो सकता है। तो पीएच को मेंटेन रखने के लिए इस हाइड्रोजन आयन को या बाज़ ऐसे पॉइजनस टॉक्सिक्स को या बाज़ ऐसे केमिकल्स जो कि आपके किडनी में स्टोर हुआ है, वो फिर इस डिस्टल ट्यूबल के अंदर जमा जाकर आपके जिस्म से बाहर निकलेगा। बाज़ ऐसे इंसान भी है ना जो कि अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या आपने देखा होगा कि कोई जहर इस्तेमाल करता है मरने के लिए, तो वही जहर जब डॉक्टर्स क्या करते हैं उसको मेडिसिन्स देते हैं, फिर वही जहर जो है वो किस तरह उसके जिस्म से बाहर निकलता है, वो उसके किडनी में जाकर स्टोर होती है। फिर जैसे ही किडनी में स्टोर होती है, ड्यूरिंग यूरिनेशन क्या होगा कि वही टॉक्सिन्स या वही जहर या वही जो भी मेडिसिन्स या जो भी जहर उन्होंने ली है, वो क्या होगा कि वो इस डिस्टल ट्यूबल के साथ अंदर जाएगा या इस प्रॉक्सिमल ट्यूबल के साथ अंदर जाएगा ताकि वो जिस्म से बाहर निकले। इस प्रोसेस को कहेंगे सेक्रेशन। क्या कहेंगे इसको, ट्यूबुलर सेक्रेशन इसको कहेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन। अगर कोई चीज़ किडनी में से इस ट्यूब के अंदर जाएगा उस प्रोसेस को कहेंगे ट्यूबुलर सेक्रेशन। अगर कोई चीज़ इस ट्यूब में से बाहर निकलेगा, ब्लड कैपिलरीज में शामिल होगा, उसको कहेंगे रीअब्जॉर्प्शन। अब चूँकि मुख्तलिफ टॉक्सिक मटेरियल्स अगर उसमें आयंस है, चूँकि हाइड्रोजन आयन पीएच को बढ़ाता है या कम करता है, इसके अलावा अगर मुख्तलिफ टॉक्सिक मटेरियल्स वो इस ट्यूब के अंदर जा रहा है, उसको कहेंगे ट्यूबुलर सेक्रेशन।
फिर जैसे ही यह इस ट्यूब में जाएगा, आखिर में हमारे पास ये है कलेक्टिंग डक्ट। फिर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बॉडी देखेगा, अगर जिस्म में इनकेस पानी की कमी है तो सबसे ज़्यादा जो पानी को एब्जॉर्ब करता है वो कहाँ पर करता है? कलेक्टिंग डक्ट में। ना लूप ऑफ हेनले में ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ना इस हिस्से में। सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन पानी का कहाँ पर होता है? कलेक्टिंग डक्ट में। तो फिर कलेक्टिंग डक्ट से रीएब्जॉर्ब होगा, फिर बाकी यूरिन जो है वो इस पोर्स के थ्रू रीनल पेल्विस पर, यहाँ पर फिर खाली होगा, फिर ये यहाँ से यूरिटर के थ्रू जाकर ब्लैडर में स्टोर होगा, फिर ब्लैडर से ये यूरिथ्रा के थ्रू जिस्म से फिर बाहर निकलेगा।